हेलो बच्चों, वेलकम टू आउट ऑफ बॉक्स क्लासेस चैनल। तो आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन देखेंगे आज। तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैंने डाल दिया है, वैसे शॉर्ट एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी मैंने डाल दिया है। आपको जो चाहिए वो आप देख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट देखेंगे। सो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट कैन यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable are can termed as resource। तो जो भी रिसोर्सेज जो हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं वो रिसोर्सेज को हम उनको हम रिसोर्स बोलते हैं। कि मतलब एग्जांपल पानी है तो पानी हमको पीने के यूज़ होता है, लकड़ी है, लकड़ी कुछ भी बनाने के लिए यूज़ होता है। तो जो भी चीज़ें आसपास आपको मिलती हैं और उससे आप सेटिस्फाई होते हैं, मतलब उसके आपके काम की कोई चीज़ बनती है, तो उसको हम रिसोर्स में काउंट करते हैं। ओके, so these transformation of things are available in our environment involve interactive relationship between nature, technology, institution। तो ये साथ साथ काम करते हैं, बोलते हैं नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन तीनों साथ मिलके काम करते हैं, तभी हम उसका फ़ायदा का यूज़ कर सकते हैं, इसका फ़ायदा हम कर सकते हैं। ओके, ये अलग अलग रहेंगे तो हम का फ़ायदा नहीं कर सकते। तीनों रिलेशनशिप में रहते हैं, साथ में काम करके हमको कुछ भी चीज़ देते हैं। सो टाइप ऑफ रिसोर्सेज में देखेंगे तो पहला जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है। तो ओरिजिन में दो हिस्सों में बांटा गया है, एक तो बायोटिक रिसोर्स और दूसरा है एबायोटिक रिसोर्स। तो बायोटिक रिसोर्सेज मतलब क्या है? तो ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम द बायोस्फीयर हैविंग लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फौना, फिशरी, लाइफ स्टॉक्स एक्सेट्रा। तो ऐसे जो भी चीज़ें जिसमें जान रहता है उसको हम बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। एग्जांपल ह्यूमन बींग, इंसान, फ्लोरा फौना मतलब पेड़ और जानवर, लाइफ स्टॉक्स मतलब जो भी जानवर हमको कुछ भी देते हैं, मतलब दूध देते हैं, वैसा उनको हम लाइफ स्टॉक बोलते हैं। और फिशरीज मतलब मच्छी। ठीक है, तो ये सब में जान रहते हैं, तो ये बायोटिक रिसोर्स में काउंट होते हैं। एबायोटिक रिसोर्स मतलब क्या? ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स फॉर एग्जाम्पल आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्स। एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स। तो जिन चीज़ों में जान नहीं रहते उसको हम एबायोटिक रिसोर्स ही बोलते हैं। जैसे कि मिट्टी में नहीं रहते, पानी में नहीं रहता है, सूरज में नहीं रहता है, इनमें जान नहीं रहता है, तो ये सब एबायोटिक रिसोर्सेज में काउंट करते हैं। तो उसके बाद दूसरा कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब ख़त्म होने का, लिमिट कितना है उसका। ओके, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे दो करके इसमें बांटा गया है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब क्या है? द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। तो जो भी चीज़ें हमको बार बार मिलने वाली हैं वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। ओके, तो एक बार ख़त्म हुआ तो फिर से मिलेगी हमको, तो ऐसी चीज़ों को हम रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल क्या है? सूरज का रोशनी जो हर दिन मिलती ही रहती है हमको, हवा जो आती ही रहती है, बाद में पानी बरसात के साथ वो हर साल आती है। ओके, तो ऐसे फॉरेस्ट, पेड़ पौधे उगते हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। ओके, और उसका दूसरा कैटेगरी जो है वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब क्या है? ऑल दोज रिसोर्सेज दैट टेक मिलियंस टू फॉर्म फॉर्मेशन। एग्जाम्पल मिनरल्स, फॉसल फ्यूल कैनॉट बी रिसाइकल एंड गेट एग्जॉस्टेड बाय देयर यूज़। तो ऐसी चीज़ें जो एक बार यूज़ करने के बाद वो ख़त्म होने वाली है। ओके, और वो बाद में हमको मिलने वाली नहीं है, इसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। जैसे पेट्रोल बोल सकते हो, पेट्रोल एक बार ख़त्म हो गया तो बाद में मिलने वाला नहीं है। वैसे कोल है, पेट्रोल है, बाद में और भी मिनरल जो हम माइन करके निकालते हैं वो हर दिन हमको मिलने वाले नहीं है, कभी ना कभी वो ख़त्म होने वाले, तो इसको हम नॉन रिन्यूएबल में काउंट करते हैं। उसके बाद तीसरा जो कैटेगरी रहता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओके, तो ओनरशिप से कैसे होता है? इसमें 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो पहला होगा इंडिविजुअल रिसोर्स, बाद में कम्युनिटी ओन रिसोर्स, तीसरा नेशनल रिसोर्स और चौथा होगा आपका इंटरनेशनल रिसोर्स। तो देखेंगे एक बाय एक। तो पहले इंडिविजुअल रिसोर्स देखेंगे। सो दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। अर्बन पीपल own plots, houses and other properties, plantation, partial land, ponds, water wells etc. other example। तो इंडिविजुअल रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो पर्सनल प्रॉपर्टी में रहते हैं, मतलब वो खुद के रहते हैं। ओके, पर्सनली ओन रहते हैं किसी के। जैसे घर बोल सकते हैं आप, किसी का घर है तो उसका ओन प्रॉपर्टी होगा। गाड़ी होगा तो उसका पर्सनल गाड़ी होगा। बाद में कुआं जो रहता है वो भी पर्सनल रहता है उसका घर का। ओके, तो ये सब इंडिविजुअल रिसोर्स में काउंट करते हैं, वो खुद का रहता है, प्राइवेटली ओन रहता है। बाद में दूसरा रहता है कम्युनिटी ओन रिसोर्स। तो कम्युनिटी मतलब क्या? सब ग्रुप
सब लोग इलाके के लोग। ओके, तो दिस रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट एंड प्लेग्राउंड। तो ये पूरा इलाके का नहीं तो पूरे गांव का ऐसा रहता है। तो एग्जांपल आप देख सकते हैं, गाय चराने का ग्राउंड, तो यहाँ पर कोई भी अपना गाय लेकर चरा सकता है। बाद में गार्डन रहता है, पार्क्स रहता है जिसमें कोई भी घूम सकता है आकर। मंदिर रहता है, मंदिर में पूरे समाज के लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब ग्रुप के एग्जांपल्स है। उसके बाद जो आता है वो है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्स मतलब इंडिया का नहीं तो किसी अदर नेशन का जो बाउंड्री के अंदर जो भी रहता है वो सब नेशन की प्रॉपर्टी रहता है, जिसमें रास्ता आएगा, ज़मीन आएगा, कुछ भी होगा, नदियाँ होगी, तो कुछ भी रहता है वो सब नेशनल प्रॉपर्टी रहते हैं। ओके, तो ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, all minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundary, ocean area। ओके, विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री मतलब जिस बाउंड्री के अंदर जो भी मिलता है वो सब नेशन का प्रॉपर्टी रहता है। ओके, इसका आगे एक हिस्सा है देखेंगे। तो ओशन एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स और बाई 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर रिसोर्स देयरिन बिलोंग टू द नेशन। तो समुंदर में भी ऐसा बॉर्डर लगाया रहता है। तो आप तो 12 नॉटिकल माइल्स मतलब किलोमीटर में मापा गएंगे तो 22.2 किलोमीटर होता है। इतना एरिया किसी भी देश को मिला होता है, समुंदर का हिस्सा। ओके, तो समुंदर में वो मच्छी मार सकते हैं, बाद में कुछ भी वहाँ पर माइन करना है तो कांटे निकाल सकते हैं इस एरिया इस इलाके में। ओके, तो इसमें उसको कोई रोकेगा नहीं, पर इसके आगे वो नहीं जा सकता, वो इंटरनेशनल रिसोर्स में आता है बाद में। ओके, तो इसको हम टेरिटोरियल वाटर भी बोलते हैं अगले नाम से। ओके, तो याद रखिए। तो यहाँ पर मैप से भी दिखाया, ये हमारा समुद्र का किनारा है, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स इधर तक हम जा सकते हैं। इसके आगे जाने का हमको परमिशन लेना पड़ेगा बाकी देशों से, तभी हम जा सकते हैं आगे। तो इधर से हम मच्छी विच्छी कुछ भी निकाल सकते हैं। सो इंटरनेशनल रिसोर्स मतलब क्या है? देयर आर इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। तो ऐसे थोड़े इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है जो रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं, उस पर नज़र रखते हैं। तो द ओशन बियॉन्ड द 200 नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू द ओपन ओशन। तो 200 नॉटिकल माइल्स के आगे जो भी हिस्सा रहता है, इधर का जो भी हिस्सा रहता है, यहाँ पर किसी को जाने का परमिशन लेना पड़ता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकता। ओके, तो ये 200 किलोमीटर को उसने नाम दिया है, तो उसको नाम क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये जोन में कोई भी नहीं जा सकता, सिर्फ परमिशन से आगे जा सकता है इधर। तो इंडिया हैज़ गॉट ऑल स्पेशल राइट फॉर माइनिंग मैग्नीज नूडल्स फ्रॉम द बेल्ट ऑफ द इंडियन ओशन फ्रॉम द एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव जोन। सो इंडिया को एक स्पेशल राइट दिया गया है, जो वो 200 नॉटिकल माइल्स है उसमें वो जा सकता है, और ऐसे मैग्नीज नूडल्स रहते हैं, छोटे छोटे कण रहते हैं, वो माइन कर सकता है, मतलब निकाल सकता है और यूज़ कर सकता है। ये इंडिया को एक स्पेशल राइट दिया गया है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने राइट दिया गया है इनको। इसके बाद जो आता है उसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में भी 4 हिस्सों में बांटा गया है। एक है पोटेंशियल रिसोर्स, बाद में है डेवलप रिसोर्स, तीसरा है आपका स्टॉक रिसोर्स, और चौथा है रिजर्व्स। तो देखेंगे एक बाय एक। तो पोटेंशियल रिसोर्स मतलब क्या है? द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन द रीजन्स हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान, गुजरात एनोमस पोटेंशियल ऑफ डेवलप विंड एंड सोलर एनर्जी बट सो फार हैव नॉट बीन डेवलप प्रॉपरली। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पास भंडार में बहुत पड़े हुए हैं स्टेटों में, पर हम वो यूज़ नहीं करते हैं। ओके, तो ऐसे रिसोर्सेज क्या है? राजस्थान और गुजरात का एक एग्जांपल दिया है, जहाँ पर धूप बहुत रहती है और वहाँ पर हवा भी बहुत रहती है। तो हम चाहिए तो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, पर हम यूज़ नहीं कर रहे, उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे हैं उसको। तो ये पोटेंशियल रिसोर्स में काउंट होता है। बाद में डेवलप रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड द क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ दिस रिसोर्स इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल एंड फिजिबल। तो इसका मतलब क्या है? रिसोर्सेज जो हमको मालूम है और हम अभी यूज़ कर रहे हैं उनका, ओके, और उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी हम अच्छी तरह से बढ़ा रहे हैं। क्वांटिटी भी हमको मालूम है कितना हमको और बचा हुआ है। तो ये सब डेवलप रिसोर्स में काउंट होता है। ओके, तो ये हम उसका यूज़ कर रहे हैं और उसका अच्छे प्योरिटी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे पेट्रोलियम से हमको क्या मिलता है? डीजल, बाद में वैक्स आता है, ओके, ऑयल आता है। तो ये सब हमको मालूम है क्या क्या होता है, ये डेवलप रिसोर्स में काउंट होता है। ओके,
ओके इसके बाद जो आता है उसको स्टॉक बोलते हैं। तो स्टॉक क्या है वो देखेंगे। मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू satisfy ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एक्सेस देम in including among the stocks example water compound two gases hydrogen and oxygen. Hydrogen can be used एंड डू नॉट नो हाउ टू यूज़ इट। तो इसका मतलब है कि रिसोर्सेज जो हमारे पास भंडार में पड़े हुए हैं पर हमारे पास ऐसे टेक्नोलॉजी मालूम नहीं है, नहीं तो ऐसे एक्सपेरिमेंट हमको मालूम नहीं है जैसे हाँ जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल है वाटर। तो वाटर क्या है, वाटर से दो गैसेस से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पर वो अलग किया तो हमको बहुत ही यूज़ होने वाला है, पर कैसे अलग करने का वो टेक्नोलॉजी अभी हमको मालूम नहीं है। अगर वो टेक्नोलॉजी आ गया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर सकेंगे और ऑक्सीजन सिलेंडर में यूज़ करके हम हॉस्पिटल में भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे हाइड्रोजन है वो आग जल्दी पकड़ता है उसको। ओके तो हाइड्रोजन का भी हम भरपूर फ्यूल के यूज़ कर सकते हैं फ्यूल की तरह। ठीक। उसके बाद जो आता है वो रिजर्व्स है। रिजर्व्स मतलब क्या है, तो रिसोर्सेज विच आर नॉट बीइंग स्टार्टेड एंड दे कैन बी यूज मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड इट इज़ बीइंग यूज ओनली इन द लिमिटेड एक्सटेंट। एग्जाम्पल वाटर इन द डैम एंड फॉरेस्ट। तो ये रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हमारे पास भंडार में पड़े हुए हैं पर वो हम चाहिए उतना ही यूज़ कर रहे हैं, ऐसे हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी। लिमिटेड में हम यूज़ कर रहे हैं उनको। जैसा पानी तो देखो हमारे पास बहुत है, पर पानी का डैम बनाकर रिवर्स हमारे पास बहुत है, तो रिवर्स पे हम डैम बना सकते हैं बहुत, पर अभी थोड़े लिमिटेड ही हम डैम बना रहे हैं क्योंकि आगे कभी भी यूज़ होगा तो हम ये यूज़ करने वाले हैं। जैसे फॉरेस्ट भी है, फॉरेस्ट जंगल हम पूरे काट नहीं रहे हैं, तो हमको ज़रूरत है उस वही जंगल हमें काट रहे हैं अभी। तो इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट वॉज बिलीव दैट द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, एज अ रिजल्ट ह्यूमन यूज इनडिस्क्रिमिनेटली। सो ऐसे लोगों को मालूम हुआ कि ये जो नेचर में सब मिलते हैं रिसोर्सेज हमको, तो ये फ्री गिफ्ट्स है, इसलिए लोगों ने उसको मन चाहे वैसा यूज़ करने लगे। ओके तो इसके वजह से क्या हुआ, वो डैमेज होने लगे। कैसे, पोल्यूशन होने लगा, ओके ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगा, तो ये सब इंक्रीज़ होने लगे इसकी वजह से। ओके तो मन चाहे वैसा यूज़ करने लगे हो। ओके अभी पानी भी हमारा रहता है नल में, तो वो टपकता ही रहता है, तो कौन इस पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि नल का पानी आता ही रहेगा, इसलिए इसको ध्यान नहीं रखते। तो क्या क्या इस पर प्रॉब्लम होता है देखेंगे। तो प्रॉब्लम कॉज ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज़। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब मन चाहे वैसा यूज़ करने से क्या होता है, to depletion of resources for satisfying greed of the few individual। मतलब जो रिसोर्सेज रहते हैं वो अभी ख़त्म होने को पहुंच गए बोल रहे। ठीक। सो क्यों ऐसा ख़त्म होने को पहुंच गया, क्योंकि लोग आशा के कारण ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो ज़्यादा उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहिए उससे भी ज़्यादा खुद के निकाल रहे हैं। तो इसके वजह से क्या हुआ, रिसोर्सेज अभी ख़त्म होने के कगार पर है। बाद में सेकंड है accumulation of resources in the few hands had a turn and divided the society into two segments, half rich and the poor। so एक आदमी जो रहता है वो पूरा रिसोर्सेज लेके बैठता है, तो उस पर दूसरा क्या होता है, दूसरे को वो बहुत ही महंगे दाम पे खरीदना पड़ता है। तो महंगे दाम पे खरीदने की वजह से क्या होता है, वो रिच और पुअर में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब एक के पास रहेगा वो रिच हो जाएगा और दूसरे पास नहीं रहता है वो पुअर में काउंट हो जाएगा, मतलब गरीब में कहलाया जाएगा। और तीसरा पॉइंट जो है वो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू सच अ ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। सो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा यूज़ करने के कारण क्या हो गया है, प्रकृति को भी उसको बहुत ही डैमेज कर दिया है। तो डैमेज कैसे किया है, देखो नुकसान बहुत ही पहुंचा दिया है प्रकृति को। तो कैसे नुकसान किया है देखेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है मतलब गर्मी बढ़ रही है अभी। ओजोन लेयर डिप्लीशन, जो धूप आती है वो इन्फ्रारेड रेज जो रहते हैं वो रोकता था ये ओजोन लेयर, तो वो भी अभी ख़त्म होने के कगार पर है। बाद में एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। लैंड डिग्रेडेशन, ज़मीन उपजाऊपन भी अभी उसका ख़त्म हो रहा है। ओके तो आगे देखेंगे।
An equitable distribution of resources has become essential for sustainable, equitable of life and global peace. A future of planet of our in danger. Resources planning is essential for sustainable development. इसका मतलब क्या है, सबको समांतर सब जगह रिसोर्सेज मिलना चाहिए और सबको उसका इक्वली हक का होना चाहिए रिसोर्सेज पाने का। ओके, नहीं तो क्या होगा, सब जगह झगड़ा हो जाएगा और ग्लोबल पीस जो रहता है वो नहीं होगा, सब जगह अशांति फैल जाएगा। ओके, और हमारा जो प्लेनेट है वो भी डेंजर में आ सकता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या? तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड बी टेकन प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलप्ड इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसी चीज़ है, मतलब सब में यूज़ करने का और सब चाहिए वो रिसोर्स भी यूज़ करने का, डेवलपमेंट भी करने का। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेवलपमेंट के वजह से पूरे प्रकृति को नुकसान उठाना पड़े। ओके, तो आगे की पीढ़ी को अच्छा करने के लिए हम प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो रिसोर्स प्लानिंग, तो प्लानिंग रिसोर्सेज इन इंडिया विच हैव एनॉमस डाइवर्सिटी अवेलेबल रिसोर्सेज। तो इंडिया में प्लानिंग करने की बहुत ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इंडिया इतना बड़ा देश है और यहाँ पर दूसरा स्टेट में अलग अलग तरह का एनवायरनमेंट मिलता है हमको। तो कश्मीर में जाएंगे तो बर्फ़ गिरता है, बाकी के स्टेट में जाएंगे तो बारिश गिरता है। ओके, तो राजस्थान जाएगा तो वहाँ पर धूप बहुत है। तो इसलिए यहाँ पर प्लानिंग करने की बहुत ज़रूरत है बोल रहे। तो देखेंगे क्यों। सो देर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट डिफिशियंसी इन सम अदर रिसोर्सेज। तो थोड़ी ऐसी जगह है बोल रहे हैं जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत रहते हैं पर दूसरा रिसोर्स जो चाहिए रहता है वो नहीं रहता है। जैसे एग्जांपल, अरुणाचल प्रदेश हैज़ एबंडेंस ऑफ वाटर एंड लैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एग्जांपल एक अरुणाचल का दिया है प्रदेश का, तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारा बारिश गिरता है तो पानी की तो कोई समस्या नहीं है, पर बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड, यहाँ पर रेलवे लाइन, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। ओके, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल दिया वो राजस्थान के, यहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी तो बहुत है पर इधर पानी नहीं है। ओके, तो पानी के वजह से यहाँ पर डिफिशियंसी है। उसके बाद दूसरा जो है, देयर आर सम रीजन्स इन विच कंसिडर सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। एग्जांपल झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश रिच रिसोर्स इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट। तो थोड़े ऐसे भी देश हैं जहाँ पर उनको पहुँचने लायक है, वहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं। ओके, तो जो होगा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश यहाँ पर है, यहाँ पर कोल और मिनरल्स मिलते हैं पर वो अपने आप को ही यूज़ होने को पहुँच जाता है। तो इसके बाद तीसरा जो है, देयर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाइटल रिसोर्सेज। एग्जांपल, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख हैज़ कल्चरल हेरिटेज बट डिफिशियंसी इन वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मिनरल्स। ओके, तो तीसरा जो है उसमें उनको ही नहीं पहुंचता है। ऐसा स्टेट्स है जिसमें उनको ही ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिलती है, बहुत ही एक्यूट है। एक्यूट मतलब बहुत ही कम मिलते हैं। तो लद्दाख का एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पर संस्कृति बहुत है, टूरिस्ट लोग भी बहुत जाते हैं पर यहाँ पर रोड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड नहीं है, पानी नहीं है, प्रॉब्लम है इधर। बाद में मिनरल, जो कुछ भी मिनरल्स इधर मिलते नहीं, कोल भी उनको चाहिए रहेगा तो दूसरे स्टेट से मंगवाना पड़ता है। तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, रिसोर्स प्रोसेस इन्वॉल्व। तो अभी रिसोर्स प्लानिंग समझो करना है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं वो अभी बता रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट जो स्टेप है वो identification and inventory of the resources across the region of the country. This involves surveying, mapping and qualitative estimate and measure of the resources. तो फर्स्ट स्टेप है उसमें आइडेंटिफाई करने का कि बाबा कौन सा चीज़ यहाँ पर मिलता है, वो पहले आइडेंटिफाई करने का, बाद में इन्वेंट्री करने का। इन्वेंट्री मतलब लिख के रखने का, तो वो बाकी के लोगों को पता चलेगा। तो इसमें क्या क्या प्रोसेस रहता है देखेंगे। तो सर्वे करते हैं, पहले सर्वे करते हैं कि बाबा ये जगह पर क्या क्या मिलते हैं। तो वो सर्वे होने के बाद मैपिंग करते हैं, मतलब ये इलाके में ऐसा मिट्टी मिलता है, वो इलाके में वैसा मिट्टी मिलता है, तो ऐसा मैप बना के वो रखते हैं। बाद में क्वालिटी और क्वांटिटी उसमें मैप पे दिखाते हैं कि यहाँ पर जो आयरन रहता है वो बहुत अच्छा क्वालिटी वाला होगा, दूसरे जगह पर मिलता है वो उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं होगा। बाद में क्वांटिटी मतलब कितना यहाँ पर मिलता है, क्वांटिटी मतलब कितना मिलेगा वहाँ पर। ओके, तो क्वांटिटी भी देखते हैं।
तो ये सब ये रिसोर्स में देखते हैं हम। उस सेकंड जो है स्टेप रहता है, इसमें इन्वॉल्व प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोलमेंट विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल इंस्टीट्यूशन सेटअप एंड इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज ऑफ द डेवलप। तो इसमें क्या बोला गया है, जब जब हमको कुछ भी पता चलता है कि बाबा यहाँ पर ऐसा रिसोर्सेज मिलता है, ये पता चला, बाद में उसके ऊपर काम करना रहता है। तो काम करने का मतलब टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा निकालने के लिए, बड़े बड़े मशीनरी भी उनको लाना पड़ेगा। बाद में स्किल मतलब अच्छे अच्छे लोग जो उन पर काम कर सके, मजदूर उनको निकालने वाले स्किलफुल पर्सन, नहीं तो निकालने के बाद उस पर साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो ये सब स्किलफुल पीपल उनको लाना पड़ेगा। उसके बाद इंस्टीट्यूशन मतलब ऑफिस सेट करना पड़ेगा, एक एक बार वहाँ पर ही रहकर उनको काम करना पड़ेगा। तो ऑफिस सेट करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन सेट करना पड़ेगा उधर। ओके, तो उसके बाद अब तीसरा लास्ट स्टेप है वो देखेंगे। तो मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। तो इसका मतलब क्या है, जब रिसोर्सेज मिलता है वो हमको पता चला और हम निकालने के भी रेडी है सब, तब क्या होता है वो गवर्नमेंट के पास जाता है कि बाबा उससे इंडिया को कितना फ़ायदा होने वाला है, वो हम मैच करते हैं। तो रिसर्च निकाल के समझो लॉस हो गया तो बाद में पूरा बर्बाद हो जाएगा, इसलिए वो इंडिया को उसमें फ़ायदा होने का वो भी मैच करते हैं, देखते हैं कि डेवलपमेंट होने वाला है क्या इंडिया का उसमें। उसके बाद मियर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डेंट चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन मेयर हिंडर द डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है, सिर्फ रिसोर्सेज मिलने से काम नहीं बनेगा, नहीं तो सिर्फ टेक्नोलॉजी भी उनके पास हो तो भी वो काम नहीं बनने वाला। ओके, तो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज दोनों एक साथ मिलने चाहिए। ओके, तभी काम अच्छी तरह से हो जाता है। देखेंगे एग्जांपल में। सो देयर आर सम रीजन्स इन द कंट्री रिच इन रिसोर्सेज बट दे आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकल बैकवर्ड रीजन। तो यहाँ पर ऐसे भी स्टेट से बोल रहे हैं जहाँ पर बहुत सारा रिसोर्स मिलता है, मतलब मिनरल्स बहुत मिलते हैं, नहीं तो पेड़ पौधे भी बहुत मिलते हैं, पर वहाँ पर पैसा कम है। ओके, तो पैसा कम होने की वजह से वो कुछ भी बड़ा बड़ा मशीनरी नहीं तो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स वहाँ पर नहीं ला सकते। ओके, तो वैसे दूसरे जगह पर उसका उल्टा होता है। थोड़े कंट्रीज ऐसे रहते हैं रीजन्स जहाँ पर पुअर रिसोर्सेज, तो उसमें रिसोर्सेज नहीं मिलता है पर उनके पास पैसा बहुत रहता है। तो दोनों ऐसे होने पर काम नहीं बनेगा, दोनों एक साथ होना चाहिए, रिसोर्सेज भी होना चाहिए और उसको काम करने के लिए इकोनॉमिकली डेवलप भी होना चाहिए रीजन। ओके, so the history of the colonies are revealed that the rich resources of the colonies were the main attraction of the foreign invaders, and it was the primarily the higher level of technology and development colonized country that helped to exploit the resources of the region एंड एस्टैब्लिश्ड ए सुप्रीमर्सी ऑफ द कॉलोनीज। तो हमने हिस्ट्री में पढ़ा था ये। तो ये क्या हुआ कि सब लोगों को यहाँ का जो यहाँ पर हेरिटेज है और यहाँ पर क्या क्या मिलता है वो सबको अट्रैक्ट हुआ था, और सब यहाँ पर ब्रिटिश भी आए और सब लूट के लेके गए। पर वो लूटने को क्यों पहुँचे हैं, क्योंकि उनके पास हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट था, उनके पास टेक्नोलॉजी था, मतलब अच्छे अच्छे बोट लेकर आए थे, वो कंपास था डायरेक्शन देखने के लिए, और भी मशीनरी था, इसकी वजह से वो लूट पाए इधर आकर। ओके, तो therefore in India development generally and resource development is particular does not only involve availability of resources but also technology, quality of human resources and historical experience of the people। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, तो डेवलपमेंट इंडिया के तरक्की जो हुआ है वो ऐसे अपने आप नहीं हुआ है, वो थोड़े एक्सपीरियंस से भी हुआ है। जैसे ब्रिटिश लोग आए थे, हिस्ट्री ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, तो हिस्ट्री मतलब ब्रिटिश लोग आए थे तो वो भी यहाँ पर कुछ लूट के लेके गए, तो उससे भी उनको मालूम होगा कि यहाँ पर ऐसा ऐसा होता है। तो उन्होंने यहाँ पर रेलवे लाइन भी पहले बन के गए थे, ब्रिज बन के गए थे, तो वो भी हम यूज़ करते थे बाद में भी, तो उससे भी डेवलपमेंट हो गया। बाद में टेक्नोलॉजी भी वो लाए थे, तो वो भी हम थोड़े यूज़ कर रहे हैं अभी तक। तो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और थोड़े स्किल जो इंसान के पास है वो उन्होंने यूज़ किया और अपना खुद का डेवलपमेंट किया। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो अभी कंजर्वेशन रिसोर्सेज मतलब कैसे इस रिसोर्सेज को संभाल के रखे, बर्बाद होने से कैसे बचाया जा सके। तो यहाँ पर देखेंगे द इरिगेशन कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मे लीड टू द सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम रिसोर्स कंजर्वेशन एट द वेरियस लेवल इज इम्पोर्टेंट।
तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने की वजह से, नहीं तो ओवर यूटिलाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को यूज़ करने की वजह से भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो गए हैं। ओके, वो कैसे हुए हैं, जैसे ज़्यादा खेती करने की वजह से उसकी उपजाऊपन भी चली गई है और अभी वो ज़्यादा उगता नहीं, इसलिए वहाँ पर इकोनॉमिकली भी उनको प्रॉब्लम हो रहा है, पैसा भी ज़्यादा नहीं आ रहा है बिकने से। गांधी जी ने थोड़े वर्ड्स कहे थे तो वो भी हम देखेंगे। सो देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी नीड बट नॉट फॉर एनी बडी ग्रीड। मतलब ये क्या बोलना चाहते हैं कि जो जिसको भी आशा रहती है उनके पास यहाँ पर कम पड़ने वाला है, पर जिसके नहीं तो प्रकृति ने सबके लिए समांतर और पेट भरने लायक सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पर आशावादी के कारण ये सब तहस नहस हो सकता है, बोल रहा है। तो इन प्लेस ऑफ ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एक्सप्लोटेशन नेचर मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड द रूट कॉज फॉर द रिसोर्सेज। तो डिप्लीशन मतलब ख़त्म होने के कगार का मेन रीज़न आशावादी लोग, जो ज़्यादा से ज़्यादा आशा करके निकालने की कोशिश करते हैं, बोल रहे हैं। तो ही वॉज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस द प्रोडक्शन बाय द मास। तो वो हमेशा बोलते थे कि मशीनरी लाने से अच्छा है कि लोगों को काम करके उनको मेहनत करवाए, तो उससे क्या होगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और मास प्रोडक्शन भी हो जाएगा। पर मशीनरी लगाने से क्या होता है, लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है, तो वो इसके अगेंस्ट थे हमेशा। तो लैंड रिसोर्सेज, अभी देखेंगे ज़मीन का रिसोर्स कैसे कैसे है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द लैंड रिसोर्सेज फॉर वेरियस पर्पसेस विथ केयरफुल प्लानिंग। इंडिया हैज़ लैंड अंडर द वैरायटी ऑफ रिलीफ नेम माउंटेन, प्लेटो, प्लेन्स एंड आइलैंड। तो इंडिया का जो ज़मीन है यहाँ पर वैरायटी में आपको दिखाई देता है, जैसे माउंटेन्स में होगा, प्लेटोज़ में, प्लेटो मतलब ऐसा ऊपर चट्टान काटा हुआ जैसा रहता है, बाद में प्लेन लैंड मतलब सपाट ज़मीन, बाद में आइलैंड्स में रहता है, तो बहुत जगह झरना होगा, रिवर का लैंड होगा, तो ऐसा बहुत सारा रिलीफ फीचर में आपको ज़मीन देखने को मिलता है। देखो, तो अभी परसेंटेज के हिसाब से उसको बांटा गया है, तो देखेंगे कैसे परसेंटेज दिया है। तो अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज़ प्लेन। तो यहाँ पर इंडिया में प्लेन जगह यह 43% है और इट विच प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो वो घर बनने के लिए, इंडस्ट्री बनने के लिए और एग्रीकल्चर करने के लिए यूज़ होता है, बोलते हैं। उसके बाद 90% जो है वो हमारा 30% है। ओके, यहाँ पर टोटल एरिया ऑफ द कंट्री एंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ रिवर एंड प्रोवाइड टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो यह माउंटेन क्या होता है, माउंटेन से हमारा रिवर्स भी है वो शुरू होते हैं। ओके, और इसके वजह से वहाँ पर क्या होता है, हरियाली होती है, रिवर्स मिलेगा आपको, बाद में टूरिज़्म वहाँ पर बढ़ जाता है और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट मतलब जानवर, फॉरेस्ट भी वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। तो 27% ऑफ द एरिया इज़ अंडर द प्लेटो रीजन एंड दिस प्रोसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स एंड फॉसल फ्यूल्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। तो 27 जो % है यहाँ पर प्लेटो कवर में है, बोल रहे हैं, जैसे काटा हुआ चट्टान रहता है वैसा। ओके, तो इसमें क्या होता है, मिनरल्स बहुत मिलते हैं और वैसे फॉसल फ्यूल मतलब कोल भी जो रहते हैं वो भी यहाँ पर बहुत मिलते हैं और जंगल तो वहाँ पर होता ही है। यह लैंड यूटिलाइजेशन, तो ज़मीन जो है वो किस किस हिस्से में भरी हुई है, मतलब एक हिस्सा ज़मीन का फॉरेस्ट में छुपा हुआ है। उसके बाद लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब ऐसी ज़मीन जो वहाँ पर खेती नहीं होता है। देखेंगे अभी इसमें 2 कैटेगरी हैं, दोनों देखेंगे। तो पहला है आपका बैरन एंड वेस्टलैंड। तो बैरन एंड वेस्टलैंड मतलब क्या है, कभी भी बाढ़ आता है, नहीं तो कुछ भी होता है और वहाँ का ज़मीन जो उपजाऊपन होता है वो नहीं रहता है, कुछ भी वहाँ पर पैदा नहीं हो सकता है अभी। वो ज़मीन को हम बोलते हैं बैरन एंड वेस्टलैंड। जैसे रेगिस्तान है, बाद में कोई भी पहाड़ी एरिया है, बाद में कोई भी फ्लड आने के बाद ऊपर की ज़मीन लगे वहाँ पर चली गई और बाद में अभी कुछ नहीं उगता है, तो ये सब बैरन और वेस्टलैंड में आएगा। और इसमें दूसरा कैटेगरी है लैंड पुट नॉट एग्रीकल्चर यूज़, मतलब बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्री एक्सेट्रा। तो यहाँ पर बिल्डिंग, फैक्ट्री, रोड भी ऐसा रहता है, वहाँ पर तो खेती नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे ये ज़मीन रहता है, लैंड नॉट पुट फॉर एग्रीकल्चर यूज़। उसके बाद देखेंगे तीसरा जो अदर कल्टिवेबल अनकल्टिवेबल लैंड में आता है। ओके, तो परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग मतलब जो ऐसा ही पड़ा रहता है ज़मीन और जहाँ पर घास खाने के लिए ये बैल भी आते हैं और वहाँ पर चरते हैं,
तो वो ज़मीन को हम परमानेंट पास्चर नहीं तो ग्रेज लैंड बोलते हैं। दूसरा लैंड जो रहता है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप, तो यहाँ पर कुछ पहले से उगाया रहता है, बड़े बड़े झाड़ रहते हैं, मतलब आम का ही पेड़ खेती बोल सकते हैं आप, आम की खेती होती है और वहाँ पर आम काट कर हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए पेड़ पहले वहाँ पर होते हैं, तो इसको हम लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप बोलते हैं। उसके बाद जो आता है वो कल्टीबल वेस्ट लैंड, मतलब ऐसी ज़मीन जहाँ पर हम उगा सकते हैं, खेती कर सकते हैं, पर 5 साल हो गया वहाँ पर खेती नहीं हुआ, 5 साल के ऊपर हो गया, वहाँ पर ऐसे बंजर जैसी पड़ी हो ज़मीन। ओके, तो उसको हम कल्टीबल वेस्ट लैंड बोलते हैं। तो उसके बाद चौथा कैटेगरी आता है, चौथे कैटेगरी में भी 2 हिस्से में बांटा गया है, तो इसको फैलो लैंड बोलते हैं। तो ओके, तो करंट फैलो है, करंट फैलो में क्या करते हैं, 1 साल नहीं तो 1 साल में कुछ महीने हम कुछ लगाते नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कुछ बरसात नहीं होता होगा, नहीं तो कुछ हवा भी आता होगा। ओके, तो इसलिए 6 महीने नहीं तो 1 साल हम ऐसे बिना लगाए रखते हैं, 1 साल के अंदर हम कुछ महीने उसको ऐसे ही रखते हैं, तो उसको हम करंट फैलो लैंड बोलते हैं। एंड अदर देन करंट फैलो लैंड, तो इसमें क्या है, 1 साल के ऊपर और 5 साल के अंदर तक हम बिना जोते रखते हैं, मतलब वहाँ पर बड़ी घास उग जाती है ऐसा। ओके, तो 1 साल से ऊपर और 5 साल तक हम खेती नहीं करते हैं। तो ऐसे भी ज़मीन है जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स फिर से पैदा होने के लिए हमको ऐसे ज़मीन रखना पड़ता है, तो बाद में 1 साल 2 साल के बाद वहाँ पर ज़मीन फिर से उपजाऊ हो जाती है, इसलिए वो वैसा रखते हैं बिना जोते हुए। तो उसके बाद लास्ट कैटेगरी जो आता है उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया। तो नेट सोन एरिया मतलब हर दिन हम खेती करते हैं, मतलब एक खेत होगा तो साल में 3 बार भी हम खेती करते हैं, इसको हम बोलते हैं नेट सोन एरिया, मतलब खाली नहीं रखते हैं। ओके, तो मोर देन वंस इन द एग्रीकल्चर ईयर नेट प्लस वन एरिया इज कॉल्ड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो जो भी खेती जिसमें 3-4 बार खेती करते हैं हम, और फाइनेंशियल मतलब एग्रीकल्चर ईयर जो रहता है पूरे साल का हम हिसाब करते हैं, तब उसको हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं हिसाब करके बाद। ओके, तो ग्रॉस क्रॉप एरिया कितना हुआ है उसे, ओके, उसको हम ग्रॉस क्रॉप एरिया बोलते हैं। तो लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, तो कैसे कैसे ज़मीन यहाँ पर फैली हुई है वो हम देखेंगे अभी। ओके, द यूज ऑफ लैंड डिटरमाइन ऑन बोथ फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप एज वेल एज ह्यूमस फैक्टर सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल एक्सेट्रा। तो सॉइल अलग अलग तरह के मिलते हैं, तो कैसे कैसे इसको बांटा गया है। तो फिजिकल फैक्टर्स में कैसे बांटा गया है, ट्रोपोग्राफी मतलब वहाँ पर चट्टान वाला इलाका है या प्लेन सपाट वाला इलाका है, ऐसे हम देखेंगे। बाद में क्लाइमेट, धूप होता है, बारिश होता है, कैसा होता है वहाँ पर। सॉइल टाइप, कैसा मिट्टी वहाँ पर मिलता है, काला मिट्टी, लाल मिट्टी के। बाद में ह्यूमन फैक्टर्स में क्या काउंट होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, कितने वहाँ पर लोग रहते हैं, तो ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा खेती करेंगे। बाद में टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी, उनके पास ज़्यादा बड़ा खेत है पर उसके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है खेत वाला, ट्रैक्टर भी जोतने के लिए, तो कैसे करेगा। कल्चरल और ट्रेडिशन मतलब उनके ख़ानदान में ही खेती का ये है, बिजनेस है, तो वो खेती करेगा, तो उसके ऊपर भी रहता है। Okay, so total geographical area of India is 3.28 million square kilometer. Land use data is available only 93% of the total geographical area. तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास 3.28 मिलियन इतना जगह हमारे पास सिर्फ ज़मीन से भरा हुआ है, और इसका सिर्फ 93% ही हमने सर्वे किया है, कि बाकी का जो 7% है उसका सर्वे क्यों नहीं किया है देखेंगे। तो द एरिया ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लाइक आसाम, जम्मू कश्मीर ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान, चाइना ऑल्सो हैव बीइंग नॉट बीइंग सर्वे। तो क्या बोल रहे हैं, पाकिस्तान ने पाक ऊपर कश्मीर भी है, वहाँ पर हमेशा फायरिंग होता है। जैसे आसाम है, वहाँ पर चाइना का भी सोल्जर्स रहता है, तो वहाँ पर फायरिंग हमेशा चालू ही रहता है और टेंशन वाला एरिया रहता है, तो इसलिए वहाँ पर सर्वे करने का कोई भी नहीं जाता है। और अभी तक इसकी वजह से वो 7% वहाँ का एरिया है वो सर्वे नहीं किया गया है। तो इसके देखेंगे, वी फीड आवर कैटल पॉपुलेशन पास्चर लैंड, कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ इट। तो जब भी हम कैटल वहाँ पर चरने को डालते हैं ऐसे ज़मीन पर, तो वो भी बहुत ही डैमेज करता है ज़मीन को बोलते हैं। तो देखेंगे कैसे करता है। तो मोस्ट ऑफ द अदर करंट फैलो लैंड आर ईदर ऑफ पुअर क्वालिटी एंड कॉस्ट कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई, हैंस द लैंड कल्टिवेट वंस और ट्वाइस इन
अबाउट 2 to 3 years। तो घास चढ़ने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर की जो फर्टिलिटी रहती है वो फर्टिलिटी भी सब चली जाती है। और इसके वजह से क्या होता है, वहाँ पर खेत जो बोते हैं उनको भी 2-3 साल गैप रख के बाद में एक बार खेती करना पड़ता है। तो ये भी प्रॉब्लम है बोल रहे हैं। उसके बाद अभी यहाँ पर कौन सा स्टेट ज़्यादा करता है वो देखेंगे। सो इट इज़ 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा। तो पंजाब एंड हरियाणा है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खेती होता है, ज़्यादा 80% से भी ज़्यादा यहाँ पर खेती होता है बोल रहे हैं। और लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो 10% से भी कम खेती यह इस देशों में होता है, इस स्टेट्स में होता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मिज़ोरम है, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये स्टेट्स में बहुत ही कम एग्रीकल्चर करते हैं। तो वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी एरिड एंड डेजर्ट एरिया एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस इंक्लूडिंग सेटलमेंट ऑफ रोड, रेलवे, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो वेस्ट लैंड जो रहता है वो भी कुछ काम लायक नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ रोड बनाने के लिए, रेलवे, नहीं तो कुछ भी घर बनने के लिए भी यूज़ होता है। ठीक। The continuous use of the land over a long period of time without taking appropriate measure to conserve and manage it, as a result it had land degradation। तो कंटिन्यूस हम खेती करते रहते हैं और उसके वजह से उसको उपजाऊपन चली गई है, तो उसके वजह से क्या हुआ, वहाँ पर लैंड जो है, ज़मीन है, वो पूरी तरह से उपजाऊपन उसका चला गया है बोल रहे हैं। सो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। ओके, तो कैसे हम इस ज़मीन को बचाया जा सकता है, ओके, तो उसके बारे में है। और कैसे ज़मीन खराब हो रहा है उसके बारे में। तो ह्यूमन एक्टिविटी हैव ओनली ब्रॉट लैंड डिग्रेडेशन बट हैव ऑल्सो एग्रीवेटेड द पेस फोर्स and cause damage to the land, and some human activity, deforestation, grazing, mining, quarrying contributed land degradation। तो इंसान ने बोल रहा है कि इंसान ने उसको बहुत धरती को तकलीफ दे दिया है और वो अभी डैमेज करने लगा है, मतलब इसके वजह से नेचुरल डिज़ास्टर होने लगे हैं बोल रहे हैं। ओके, तो वो करने का कारण क्या है डैमेज होने के, तो ज़्यादा से ज़्यादा जंगल काट रहे हैं, देखो यहाँ पर। उसके बाद ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा से ज़्यादा चराते हैं। बाद में माइनिंग, ज़्यादा माइनिंग करते हैं। और क्वारिंग मतलब माइनिंग की ज़रूरत है, उसमें से पत्थर निकालते हैं, पत्थर की माइनिंग करते हैं, उसको हम क्वारिंग बोलते हैं। तो इन सब के वजह से ज़मीन जो है वो डैमेज हो रहा है। उसके बाद माइनिंग साइट अबंडन आफ्टर वेकेशन ऑफ वर्क कंप्लीट लिविंग डीप स्कार एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग। तो क्या होता है, जब भी माइनिंग करके हो जाता है तो वहाँ पर बड़ा सा गड्ढा जैसा हो जाता है, देखो यहाँ पर। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं डीप स्कार। ओके, तो बड़ा गड्ढा वहाँ पर करके वो चले जाते हैं बोल रहे हैं। ओके, इन स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, डिफॉरेस्टेशन ड्यू माइनिंग हैज़ कॉज सेवरल लैंड डिग्रेडेशन। तो ये जो स्टेट्स हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन किया है। क्यों किया है, माइनिंग करने के लिए जंगल काटे हैं और इसके वजह से ज़मीन का उपजाऊपन है वो चली गई है बोल। उसके बाद स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग हैज़ द मेन कॉज फॉर लैंड डिग्रेडेशन। तो ये जो स्टेट है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन यहाँ पर ज़्यादा चरने के वजह से ज़मीन है वो उपजाऊपन उसकी चली गई है बोल रहे हैं। इन द स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन हैज़ कॉज लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग इंक्रीज इन सैलिनिटी एल्कालिनिटी इन द सॉइल। तो पंजाब, हरियाणा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खेती करते हैं, तो ज़्यादा खेती करने की वजह से भी ज़मीन का उपजाऊपन चला जाता है बोल रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है, वाटर लॉगिंग होता है, मतलब बारिश यहाँ पर बहुत गिरती है, तो वाटर लॉगिंग की वजह से क्या होता है, जो ज़मीन होता है वो एल्कलाइन होता है। एल्कालिक मतलब क्या रहता है, बेसिक प्रॉपर्टी रहता है। ओके, बेसिक मतलब एसिड प्रॉपर्टी उसमें कम रहता है, तो उसके वजह से भी पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचता है। So the mineral process like grinding, limestone, cement industry, and calcium soap stones, ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere। तो क्या बोल रहे हैं, जब भी ये ग्रेनाइट भी हम सब निकालते हैं, अच्छे अच्छे टाइल्स भी निकालते हैं,
मार्बल्स भी, तो उसको इंडस्ट्री में बहुत सारी धूल उठती है। तो धूल वो उड़ के क्या होती है, ज़मीन पे इकट्ठा हो जाती है। तो ज़मीन पर इकट्ठा होकर एक परत जैसा बन जाता है। तो जब भी पानी नहीं तो बारिश भी आता है तो वो अंदर नहीं जाता है, इन्फिल्ट्रेशन नहीं होता है। इन्फिल्ट्रेशन मतलब अंदर घुस नहीं पाता है। तो इट रिट्रास द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल डाउन ऑन द अर्थ। तो ऊपर परत जैसा हो जाता है और ज़मीन के अंदर पानी ही नहीं जाता है, वो ऊपर से बह के चला जाता है। तो उधर का ज़मीन है वो भी उपजाऊपन उसका चला जाता है इसके वजह से। तो ऐसे यहाँ पर टब जैसे दिखा है ऐसा होता है, पानी यहाँ पर ऊपर ही रह जाता है, अंदर नीचे ज़मीन में नहीं जाता है, तो ऊपर से बह के चला जाता है पानी। सो इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस सच एज वेस्ट बिकम मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन मेजर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इंडस्ट्री जो रहते हैं वो अपना कचरा भी है वो नाले में नहीं तो रिवर में फेंक देते हैं। तो उसके वजह से भी क्या होता है, वाटर तो पोल्यूशन होता ही है, और वाटर किधर ना किधर जाके फील्ड में होने जाने वाला है, के खेत में जाने वाला है। तो वो खेत में भी केमिकल्स पहुंच के वो डैमेज कर देता है खेत को भी। So there are many ways to solve this land degradation. Afforestation, proper management, grazing can help in the soil some extent. तो यहाँ पर सॉल्यूशन एक उन्होंने दिया है कि एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने का, और प्रॉपर ग्रेजिंग जो करते हैं, चराते हैं, उनका भी मैनेजमेंट करने का, कि एक जगह पर करने का, बाद में थोड़ा गैप रखने का, तो दूसरे बाद में कर सकते हैं, ऐसा है। तो ऐसा प्लानिंग करके भी उनको चराने का बोलते हैं। तो प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट of the plants stabilizes the sand dunes by growing thorny bushes and method check land degradation and arid area। तो इसका मतलब क्या है, हम पेड़ पौधे भी बड़े लगा सकते हैं, इसको हम शेल्टर बेल्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ लगाते हैं, तो इससे क्या होता है, जब भी हवा आती है तो इसको ये पेड़ रोकते हैं और आगे नहीं बढ़ने देते हैं, हवा को, तेज़ हवा को आगे बढ़ने नहीं देते। तो ऐसे रेगिस्तान में जगह पर भी जहाँ पर धूल उड़ के जाती है हवा से, तो इसकी वहाँ पर भी ये अच्छा होता है, बुश ऐसा लगाते हैं और वहाँ से हवा तेज़ बहता नहीं, और इसके वजह से मिट्टी भी उड़ के नहीं जाती है वहाँ से। तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट लैंड, कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटी, प्रॉपर डिस्चार्ज और डिस्पोजल, industrial influent and water after treatment can reduce the land and water degradation in industry and suburban areas। तो जो भी हमारे इंडस्ट्री के बाहर कचरा फेंकते हैं वो उसका रीट्रीटमेंट करने का, ट्रीटमेंट करके बाद में वो अच्छा पानी करने का, ऐसा भी आप कर सकते हैं बोल रहे हैं। बाद में माइनिंग जो करते हैं उसके माइनिंग एक्टिविटी भी कंट्रोल में रखने का, ज़्यादा माइनिंग नहीं करने का, कि ऐसे मैनेजमेंट करके हम रिड्यूस कर सकते हैं बोल रहे हैं डिग्रेडेशन। तो अभी हम देखेंगे सॉइल कौन कौन से टाइप के हैं। तो इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर सॉइल फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ रिलीव पेरेंट रॉक एंड द बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ टाइम्स आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो ये क्या बोल रहा है कि मिट्टी बनने के लिए करोड़ों साल लगते हैं बोलते हैं, थोड़े सेंटीमीटर की मिट्टी होने के लिए करोड़ों साल लगते हैं। और रिलीफ पेरेंट रॉक मतलब बड़े बड़े जो चट्टान रहते हैं उसके पत्थर जो आते हैं, तो पत्थर है टूट टूट के बाद में ही रेती बन जाते हैं, मतलब मिट्टी बन जाते हैं। तो बड़े से छोटा छोटा होने के लिए उनको बहुत सारा टाइम लगता है। तो वो कैसे होता है, क्लाइमेट के वजह से होता है, हवा, पानी, धूप, इसकी वजह से होता है। बाद में वेजिटेशन, कुछ भी जंगल में पेड़ पौधे होते हैं वो भी पत्थर को तोड़ देते हैं अपने जड़ से। बाद में और इंसान होते हैं वो भी काटते हैं, नहीं तो जानवर रहते हैं वो भी कुरेदते हैं, और ऐसे करके वो मिट्टी बन जाते हैं बोल रहे हैं। तो वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर, चेंज टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, बाद में ग्लेशियर्स, एक्टिविटी, डिकम्पोजर्स कंट्रीब्यूट फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। तो जो झरने का पानी रहता है उससे भी स्टोन क्या रहता है वो टूट जाता है। बाद में उसके बाद हवा रहता है जो छोटे छोटे रहते हैं वो उसको उड़ा के लेके जाता है। बाद में ग्लेशियर रहता है, जो बड़ा आइस का टुकड़ा जब गिरता है तो उसके साथ थोड़े पत्थर भी नीचे आ जाते हैं तो वो भी टूटने लगते हैं। बाद में डिकम्पोजर, जो कीड़े मकोड़े रहते हैं वो भी उनको कुरेद देते हैं। ठीक है, तो ये भी फैक्टर्स है बोल रहे हैं मिट्टी बनने के लिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, तो मिट्टी अलग अलग तरह के में बांटे गए हैं बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे मिट्टी का भी, तो कलर के हिसाब से है, बाद में थिकनेस, मोटी बारीक, इसके ऊपर भी है। बाद में टेक्सचर मतलब कौन सा उसमें मिक्सचर है,
मोटा कंकड़ होगा, बारीक कंकड़ होगा ऐसा। बाद में एज कितने साल पुराना होगा, केमिकल कंपोजिशन कौन कौन से केमिकल है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ है उसमें। तो बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज। द सॉइल इन इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। तो अभी डिफरेंट डिफरेंट सॉइल जो है इंडिया में वो हम देखेंगे। एल्यूविलियम सॉइल इज मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल। तो ये बहुत स्प्रेड हुआ है पूरे इंडिया में और ये सबसे अच्छा मिट्टी माना जाता है। सो दिस हैव बीइंग डिपॉजिट इन 3 इम्पोर्टेंट हिमालयन रिवर्स, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो ये कहाँ से शुरू होते हैं, जो हमारे माउंटेन्स हैं हिमालय के, तो वहाँ से ये नदियाँ शुरू होती हैं हमारे के, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो ये नदियों में वो पत्थर आ जाते हैं के। तो पत्थर आने से क्या होता है, वो आते आते छोटे छोटे टुकड़े में बन जाते हैं और बाद में एल्यूविलियम सॉइल बन जाते हैं। तो मेन यहाँ पर रिवर से वो आते हैं, शुरू हो जाते हैं और उधर से डिपॉजिट होने लगते हैं। सो द सॉइल ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान, गुजरात एंड नैरो कॉरिडोर के। सो गुजरात और राजस्थान है, वहाँ पर भी आपको ये एल्यूविलियम सॉइल देखने को मिलेगी। तो एल्यूविलियम सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो ये डेल्टाज कहाँ पर रहते हैं, ये देखो यहाँ पर डेल्टाज रहते हैं। ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है हमारा और डेल्टाज यहाँ पर ऐसे जाते हैं। तो ये सब डेल्टा है, देखो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये डेल्टा में भी ये मिलती है मिट्टी, बोल रहे हैं। 2 चोज एंड तेरह मतलब क्या है, मोटे जो सैंड रहते हैं, सैंड को हम दोर बोलते हैं। सील्ड जो रहता है, छोटे थोड़े रहते हैं कंकड़ जैसे, इनको चोर बोलते हैं, ओके, चौस बोलते हैं। और क्ले जो रहता है उसको तेराय बोलते हैं, ओके। तो छोटी छोटी ऐसा मिट्टी रहता है, ओके। ये ट्रांसपेरेंट जैसा रहता है। तो एल्यूविलियम सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोसेशन ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले। बोला मैंने, सैंड, सिल्ट और क्ले, मोटा छोटा छोटा और रेती बाद में, ओके। तो मोर इनलैंड वाटर्स एंड रिवर वैली soil particles bigger in size, okay। तो predominant plain अभी देखेंगे। तो the upper reaches the river valley, the soil coast and such soil are more common in predominant plain such as दौर, चौरस एंड तेराय। तो ये दौर, चौरस एंड तेराय है, ये हमको predominant plain में भी दिखाई देता है, यहाँ पर रहता है ये। तो थोड़े मोटे जो कंकड़ रहेंगे वो दौर होता है, उसके बाद छोटे जो रहता है उसको चौरस, और तेराय करके पूरा मिट्टी रहेगा, इनविजिबल, उसमें पत्थर दिखाई देगी आपको, पूरा मिट्टी रहेगा, ठीक है। तो ये predominant plain में मिलता है हमको। तो एल्यूविलियम एज एल्यूविलियम कैन बी क्लासिफाइड ओल्ड एल्यूविलियम एंड न्यू एल्यूविलियम। सो ओल्ड एल्यूविलियम को हम बांगर बोलते हैं, न्यू एल्यूविलियम को हम खादर बोलते हैं, ओके। तो बांगर सॉइल इज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर नूडल्स देन खादर। तो बांगर जो रहता है उसमें मोटे मोटे कंकड़ रहते हैं। तो कंकड़ रहता है उसको इंग्लिश में कंकर करके नाम दिया है उन्होंने, ओके। मतलब ये कंकड़ जो रहते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के वजह से यहाँ पर कंकड़ रहता है इसमें, ओके। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस बिटवीन में भी दिखाया गया है। तो खादर सॉइल में क्या रहता है, एल्यूविलियम, न्यू एल्यूविलियम सॉइल बोलते हैं, बांगर को ओल्ड एल्यूविलियम सॉइल बोलते हैं। लो कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नूडल्स, इसमें ज़्यादा रहते हैं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नूडल्स। ये फाइन पार्टिकल्स रहते हैं और ये लेस फाइन पार्टिकल्स रहते हैं, ओके। मोर फर्टाइल रहता है खादर और लेस फर्टाइल रहता है बांगर, ठीक। तो खादर हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड मोर फर्टाइल देन बांगर। एल्यूविलियम सॉइल आर मोर फर्टाइल। तो ये हमने अभी देखा, ठीक। तो इसमें क्या क्या रहता है, मोस्टली द सॉइल कंटेन्स एडुकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, वीट, अदर सेरल्स, पल्सीज एक्सेट्रा। तो इसमें पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम रहता है कॉम्पोजिशन। और इसमें शुगर केन, पैडी, वीट और आधा सेरल्स, मतलब आधे जो आगे और भी बीज रहता है वो भी इसमें उगा सकते हैं, बोल रहे हैं। तो ये अच्छी मिट्टी माना जाता है। सो ड्यू टू द हाई फर्टिलिटी रीजन्स एल्यूविलियम सॉइल आर इंटेंसली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेट। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खेती करते हैं लोग और इसके वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा रहता है। तो सॉइल इन द ड्राई एरियाज आर मोर अल्कालिक एंड कैन बी प्रोड्यूस आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इरिगेशन। तो जहाँ पर ये एल्यूविलियम सॉइल रहता है वहाँ पर सूखी समझा क्लाइमेट रहता है, तो सूखे क्लाइमेट पर भी हम ट्रीटमेंट करने के बाद इसको अच्छी तरह से पैदावार में कन्वर्ट कर सकते हैं, बोल रहे।
ठीक है। उसके बाद जो आता है वो है ब्लैक सॉइल। तो काला रंग की वजह से इसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल, इसको रेगर सॉइल भी बोलते हैं। ब्लैक सॉइल इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, तो इसमें कॉटन पैदा होता है, ठीक है। और इसको इसकी वजह से नाम क्या है, कॉटन ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसका नाम पड़ा है क्योंकि कपास इसमें ज़्यादा होता है। It is believed that the climatic condition along with the parent rock material are the important factor for the formation of the black soil. ओके तो यहाँ पर क्लाइमेट की वजह से यहाँ पर टूटे हैं बड़े बड़े पत्थर और बाद में ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो गए हैं। तो दिस इज द सॉइल टिपिकली ऑफ द डेक्कन ट्रैप रीजन स्प्रेड ओवर द नॉर्थन डेक्कन प्लेटो एंड मेड अप ऑफ लावा फ्लो। तो लावा का जो पत्थर रहता है वो सूखता है, बाद में पत्थर टूटता है और टूटने के बाद छोटे छोटे कंकड़ से बाद में रेती में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये उसी का मिट्टी का रहता है, ओके, लावा के पत्थर के मिट्टी से बनता है ये, ओके। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा गुजरात से यहाँ पर महाराष्ट्र, गोवा, ये सब जगह पर ये ब्लैक सॉइल है, ये आपको मिलती है, ओके, महाराष्ट्र, पुणे, सब जगह, ओके। तो देखेंगे अभी, सो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, बाद में छत्तीसगढ़, एक्सटेंड टू साउथ डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। तो ये सब जगह पर ये मिलती है, यहाँ पर मैप से दिखाया गया है। यहाँ पर है आपका महाराष्ट्र, बाद में गुजरात का सौराष्ट्र एरिया यहाँ पर है, बाद में मालवा, बाद में आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और ये आपका डेल्टा, तभी मैंने बोला था डेल्टा करके है करके, ओके। तो यहाँ पर ये मिलते हैं। तो द ब्लैक सॉयल आर मेड अप ऑफ extremely fine clay material and they are well known for holding capacity. In addition, they are rich in nutrients, calcium carbonate, magnesium, potash and lime. ओके तो ये नमी बहुत ही सोख के रखती है, तो नमीपन इसमें ज़्यादा रहता है, तो कुछ भी इसमें आप लगा सकते हैं, ओके। तो पानी के भी उसमें सोख के रखता है, ओके। तो इसमें क्या क्या रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेश और लाइम। इसमें फॉस्फोरिक नहीं रहता है, ओके, बाकी का सब मिनरल्स इसमें मिल जाता है। तो द सॉइल आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट, सो डेवलप डीप क्रैक ड्यूरिंग द हॉट वेदर एंड विच हेल्प इन द प्रॉपर एक्सेलरेशन ऑफ सॉइल। तो क्या होता है, इसमें फॉस्फोरिक की मात्रा कम रहती है, इसकी वजह से क्या होता है, गर्मी के मौसम में ऐसा क्रैक जैसा बन जाता है। तो क्रैक की वजह से क्या होता है, अंदर वो एक्चुअली अच्छा होता है, एक्सेलरेशन मतलब अच्छा होता है, एरिएशन मतलब अच्छा होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जाता है और उसको और भी न्यूट्रिशियस बना देती है ज़मीन को, ओके। सो दिस सॉइल आर स्टिकी एंड वेट, डिफिकल्ट टू वर्क अनटिल इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और प्री मानसून पीरियड। तो ये ज़मीन जो रहता है ये बहुत ही सख्त रहती है, तो इसमें खेती करना थोड़ा मुश्किल रहता है, पर बारिश होने के बाद ये बहुत ही गीली हो जाती है और आसान होता है इस पर खेती करना। तो बारिश होने के बाद इसको जल्दी से जोत देते हैं लोग और खेती करने लगते हैं, उसके पहले कोई खेती नहीं करता यहाँ पर। उसके बाद जो आता है उसको रेड और येलो सॉइल बोलते हैं। तो रेड soil develop crystal igneous rock area of low rainfall and eastern west southern part of the Deccan Plateau, ओके। तो ये ड्राई जगह पर मिलते हैं जहाँ पर बारिश ज़्यादा नहीं होती है, ओके। तो येलो एंड रेड सॉइल आर फाउंड इन ओडिशा, छत्तीसगढ़, मिडल गंगा प्लेन एंड प्रेडोमिनेंट प्लेन ऑफ वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पर सब मैप दिखाए गए हैं, ओडिशा है, बाद में यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, बाद में यहाँ पर प्रेडोमिनेंट प्लेन ऑफ वेस्टर्न घाट्स यहाँ पर होता है, ये यहाँ पर दिखाया गया है, और गंगा तो ऊपर से आती है तो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जगह पर ये रेड और येलो सॉइल मिलते हैं। दिस सॉइल डेवलप रेडिश कलर ड्यू टू आयरन एंड क्रिस्टल मेटामॉर्फिक रॉक। सो इसमें आयन्स के क्रिस्टल्स रहते हैं, ओके, और इग्निश मेटामॉर्फिक रॉक की वजह से इसको लाल कलर आ जाता है बोल रहे। और इट लुक्स येलो व्हेन इट इज़ इन हाइड्रेट फॉर्म। तो जब भी बारिश गिरता है और पानी के कांटेक्ट में आता है तो ये लाल कलर का मिट्टी येलो में कन्वर्ट हो जाता है बोलते हैं। तो उसके बाद आता है लेटरेट सॉइल। लेटरेट सॉइल डेवलप अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद द ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। द सॉइल इज रिजल्ट इन इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल। तो ये आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट रहते हैं वहाँ पर, मतलब गर्मी और बरसात दोनों रहते हैं, वहाँ पर ये आपको मिलती है रेती। और इसमें क्या होता है, ज़्यादा उपजाऊ ऐसे ज़मीन नहीं रहती है ये, इसमें एसिड प्रॉपर्टी ज़्यादा रहती है, और इसमें ज़्यादा बारिश होने के कारण क्या होता है, पानी जाता नहीं है और वहाँ पर इकट्ठा होने के कारण
पानी ज़मीन के अंदर घुस जाता है, फ्लो होके जाता नहीं है। तो अंदर घुसने के कारण क्या होता है, एसिड जो प्रोटीन्स भी है उसके वो सब नीचे चले जाते हैं और अंदर जो हमारा वाटर बॉडीज़ रहते हैं उसको कंटेमिनेट कर देता है, उसमें घुस जाता है वो। ओके, तो laterite soil are deep and very deep acidic property and generally deficient in nutrients and generally don't have humus, poor content in humus। तो यहाँ पर ह्यूमस भी अच्छा ज़मीन नहीं रहता है ये पैदावार के लिए। ओके, तो सब जो एसिड प्रॉपर्टी वो नीचे चले जाते हैं इसके और बहुत ही डीप चले जाते हैं। So occur mostly in southern states, Western Ghats region, Maharashtra, Orissa and Western Bengal, West Bengal and East region। तो ये सब जगह पर ये मिलते हैं। ठीक, तो उसके बाद दे आर प्रॉन टू इरोजन। तो ये सूखी होने के कारण उसकी मिट्टी रुकती नहीं है, फिर गिरती रहती है, नहीं तो टूट के गिरती ही रहती है। ठीक, so after adopting proper appropriate soil conversion technique, particular in hilly areas Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is used for growing tea and coffee। तो अभी ट्रीटमेंट करने के बाद यहाँ पर कुछ भी उगाया जा सकता है। तो यहाँ पर कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु की जगह है, वहाँ पर उसको यही ज़मीन पर टी और कॉफ़ी उगाते हैं। ठीक, और रेड सॉयल, लैटराइट सॉयल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला, यहाँ पर इस पर काजू उगाते हैं, काजू की खेती करते हैं। ठीक, उसके बाद जो आता है उसको बोलते हैं एरिड सॉइल। तो एरिड सॉइल मतलब क्या है, एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर एंड दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर। तो ये मिट्टी की तरह रहते हैं, रेतीली रहती है। तो सैलिनिटी इज नेचर मतलब बहुत ही खारा रहता है ये ज़मीन। So eat some area the salt content is so high that the common salt can be obtained by evaporating। तो इसमें पानी डाला और भाप भर के उड़ाया तो बाद में यहाँ पर सिर्फ नमक रह जाता है। तो इतना नमकीन ये ज़मीन रहती है बोलते हैं। तो खाने के इसमें हम यूज़ कर सकते हैं नमक की तरह। ओके, तो ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट and high temperature the evaporation is faster and lack of humus and moisture। तो यहाँ पर गर्मी का मौसम होने के कारण कुछ भी रुकता नहीं है, यहाँ पर सूखा ही ज़मीन रहता है और यहाँ पर सूखा ज़मीन होने के कारण यहाँ पर कोई कीड़े मकोड़े पनपते नहीं है, सब मर जाते हैं हीट के वजह से। So lower horizon of the soil is occupied by कंकर because the increasing calcium downward। तो क्या होता है, इसका जो लोअर होरिजन रहता है, परत जो रहती है, इसमें नीचे वाली जो परत रहते हैं यहाँ पर कंकर लेयर ने ऑक्यूपाई किया रहता है। कंकर मतलब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के परत रहती है जो पानी घुसने को मदद नहीं करता, अंदर घुसता नहीं पानी। तो इसके वजह से यहाँ पर वाटर बॉडीज़ भी कुछ नहीं मिलते, खोदा तो पानी नहीं मिलेगा यहाँ पर। ठीक, तो ऊपर से वो बह के चला जाता है, पानी रुकता नहीं ज़मीन में। तो उसके बाद जो लास्ट आता है वो हमारा फॉरेस्ट सॉइल है। तो सॉइल आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनस एरिया, सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल एंड दे आर लूमी सिरिटी एंड वेरी साइड कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप। तो यहाँ पर आपको ये चट्टानों के वहाँ पर मिलेगी ये रेती फॉरेस्ट में भी, और यहाँ पर ये मिट्टी जो रहती है वो सिल्ट मतलब सैंड सिल्ट जो है तीनों, वो तीनों से भरी हुई रहती है। ओके, द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालय। तो हिमालय का चट्टान जो है वहाँ पर ओके, द सॉइल एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन एंड एसिडिक एंड लो कंटेंट। तो यहाँ कर बर्फ से तो ढका रहता है वहाँ पर, तो इसके वजह से जो मिट्टी रहती है उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा रहती है ओके, ढकने के कारण। पर अब नीचे आएंगे तो वहाँ पर आपको फर्टाइल सॉइल मिलेगा, मतलब जहाँ पर बर्फ़ नहीं रहते हैं उसके नीचे रूट्स में। Okay, so the soil found in the lower part of the valley, particularly on the river traces, alluvium fans can be fertile। तो वहाँ पर fertile मिलती है आपको ज़मीन। तो soil erosion and soil conservation, okay, the denudation of the soil covered and subsequent washing down of described as soil erosion। तो मिट्टी बह के चला जाता है, उसको हम बोलते हैं soil erosion, पानी की वजह से जाते हैं। तो These balance and disturb the human activity like deforestation, overgrazing, construction and mining। तो ये किसके वजह से, इंसान के वजह से भी होता है। तो इंसान जब पेड़ काटते हैं, जंगल काटते हैं, तो उसके वजह से जो रूट्स रहते हैं वो पकड़ के रहते हैं ज़मीन को, तो वो भी नहीं पकड़ पाते हैं और इसकी वजह से पानी बह जाता है। इसके बाद ज़्यादा बैलों को चराने से भी हो जाता है, बाद में कंस्ट्रक्शन करते हैं तो, और बाद में माइनिंग करते हैं, उसके वजह से भी पानी से यहाँ पे मिट्टी चली जाती है। ओके, तो वाइल द नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर्स एंड वाटर लेड टू सॉइल इरोजन। और नेचुरल से भी ये इरोजन होता है, जैसे पानी
आता है बारिश में, तब वो चली जाती है मिट्टी। ग्लेशियर टूटते हैं तब बहा के लेके जाते हैं। बाद में वाटर, कुछ भी बरसात आता है तो बरसात में भी वहाँ का मिट्टी चला जाता है। द रनिंग वाटर कटिंग थ्रू द क्ले सॉइल मेक्स द गलीज। ओके, सो जब भी बाढ़ आता है ना तो कुछ भी आता है तो पानी अपना रास्ता बना देता है। तो जब रास्ता बना देता है तो वो ऐसा जैसा नाला जैसा बना देता है। तो ये देखो नाला जैसा, तो इसी को हम गली बोलते हैं। तो गली मतलब ऐसा नाला बन जाता है और उधर से वो पानी चला जाता है। तो इधर का सब मिट्टी जो है वो उपजाऊ मिट्टी चला जाता है बहकर। ओके, सो द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड द लैंड इज नोन एज बैड लैंड। तो उसी जमीन जो बेकार हुई ज़मीन को हम बैड लैंड बोलते हैं। ओके, और गलीज मतलब ऐसा बह के चला जाता है और कट करते हैं और गली जैसा बन जाता है, मतलब एक नाला जैसा बन जाता है, उसी को हम गली बोलते हैं। बाद में द चंबल बेसिन द लैंड्स आर कॉल्ड राविन। तो इसी को चंबल बेसिन में आप बोल जाएंगे तो चंबल एरिया में इसको राविन्स करके नाम बोला जाता है। तो सम वाटर फ्लो एज अ शीट ओवर द लार्ज स्लोप एंड सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड एंड नोन एज शीट ओरिजिन। तो दूसरा ऐसे ही बाढ़ आता है, उसमें क्या होता है ऊपर का परत रहता है वो चला जाता है, इसमें गली नहीं बनता है, पर ऊपर का जो पेपर जैसा रहता है अच्छा ज़मीन वो सब चली जाते हैं, बहकर ही चली जाती है। तो विंड ब्लोज द लूट्स फ्लैट स्लोपिंग लैंड इज कॉल्ड विंड इरोजन। तो हवा से भी मिट्टी जाता है, उसको हम विंड इरोजन बोलते हैं। तो सॉइल इरोजन्स आर ऑल्सो क्रिएटेड ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड एंड फार्मिंग रॉन्ग वे। तो किसान जब खेती करते हैं तो उनका रॉन्ग मेथड समझो करने का है तो उससे भी सब मिट्टी चला जाती है। जैसे यहाँ पर दिखाया है देखो, प्लांटिंग करते हैं तो नीचे ऐसा लाइन से लगाना चाहिए। ओके, ऐसा लाइन से लगाना चाहिए, तो ऐसा ऊपर नीचे गैप रखा तो सब मिट्टी वहाँ का साइड से चला जाता है और यहाँ पर पेड़ रह के भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ओके, तो प्लांटिंग भी ठीक तरह से करना चाहिए। तो ये हम कैसे रोक सकें, तो इसका 3 मेथड उन्होंने दिया है। तो पहले देखेंगे, तो पहला है कॉन्टूर प्लाइंग। तो द प्लाविंग अलोंग द कॉन्टूर लाइन्स कैन डिसएक्सेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। तो कॉन्टूर प्लाइंग मतलब क्या रहता है, चट्टान को ऐसे यहाँ पर ऐसे ऐसे काटा जाता है, स्टेप्स की तरह काटा जाता है और स्टेप्स बना के ऐसे यहाँ पर खेती करते हैं इस जगह पर, तो खेती करते हैं। ओके, तो खेती करने से क्या होता है, और ये जो कोना जो रहता है स्टेप्स का कोना, वहाँ पर पत्थर लगाते हैं, नहीं तो कुछ घास उगाते हैं। तो क्या होता है, मिट्टी वहाँ से जाती नहीं और पानी जो रहता है वो ऊपर से उसके चला जाता है। ठीक, तो पानी खिसकती नहीं वहाँ से, पानी जो मिट्टी रहती है वहाँ वहाँ कर ही रह जाती है। ठीक, तो दूसरा जो ये एक हो गया। दूसरा जो है, द स्टेप्स कैन बी कट आउट स्लोपिंग making terrace and terrace cultivation restrict the erosion and western and the central Himalayas have well developed terrace farming। तो यहाँ पर दूसरा जो मेथड है जिसमें वैसे ही हम काटते हैं चट्टान को, पर यहाँ पर स्टेप्स जो रहते हैं थोड़े बड़े चौड़े रहते हैं और यहाँ पर कोने में यहाँ पर कुछ भी पत्थर भी कुछ नहीं लगाते। चौड़ाई होने के कारण यहाँ पर मिट्टी खिसकते जाती नहीं है। ओके, तो ये थोड़ा चौड़ा रहता है, तो इसको हम टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। तो तीसरा मेथड जो रहता है, और लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स एंड द स्ट्रिप ऑफ ग्रास इज लेफ्ट ग्रोन बिटवीन द क्रॉप्स। दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ द विंड एंड नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो ये चट्टान पे नहीं करते हैं, ये प्लेन जगह पर जैसे हमारे खेत रहता है इसमें करते हैं। तो खेत एक बीच में लगाते हैं और उसके साइड में घास उगाते हैं, दोनों साइड में घास उगाते हैं। तो उससे क्या होता है, हवा के कारण यहाँ का मिट्टी बह के नहीं जाता है, घास जो रहता है वो उसको रोकता है हवा को, और नीचे का मिट्टी उड़ के नहीं जाता है। ओके, तो ऐसे ही और एक रहता है, इसको शेल्टर बेल्ट बोलते हैं। तो शेल्टर भी इसके पहले भी हमने देखा था। तो प्लांटिंग लाइन्स इन द ट्री creates shelter and also works in the similar way like the shelter belt. The shelter belt contributes significant sand dunes and the desert in the western India. So shelter belt मतलब क्या है, जो हम घास उगाते हैं यहाँ पर, वो घास के अलावा यहाँ पर पेड़ उगाते हैं, बड़े बड़े पेड़। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर जो भी डेजर्ट में भी ये लगाते हैं तो यहाँ पे मिट्टी जो लूज रहती है वो उड़ के नहीं चली जाती, सब हवा ये बड़े पेड़ है वो रोक देते हैं यहाँ पर, और इसकी वजह से सैंड ड्यून, इसको सैंड ड्यून बोलते हैं। तो सैंड ड्यून्स भी उड़ के नहीं जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपका लेसन फर्स्ट जो है ज्योग्राफी का वो ख़त्म होता है। तो थैंक यू।